शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसके पूरी जानकारी जो बेसिक है, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, किस तरह से इसका जो प्रोसेस है, कहाँ करना होता है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस पार्ट 1 में आपको देने जा रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के बारे में बताएंगे, और उसके बाद आपको किस तरह से लोन वहाँ से अप्रूवल होता है उसके बारे में बताएंगे, और कौन से किस्त कब आता है इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। दोस्तों ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट को इसके थ्रू 4 लाख का लोन मिलता है। दोस्तों इसमें बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो मूल निवासी अगर हैं बिहार के, तो उनको ये लोन मिलता है, और इसे ही शिक्षा ऋण के नाम से भी जानते हैं, यानी एजुकेशन लोन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके तहत आपको अप टू लगभग 4 लाख तक का लोन मिलता है, यानी कि 4 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, अप टू 4 लाख है, यानी 4 लाख तक जाता है। और यही एक योजना है जिससे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक ये सब स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक गरीब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी योजना है, और इसका लाभ सारे स्टूडेंट को लेना चाहिए। पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इसके लिए ही ये योजना शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों तो अब भली बात ही आप लोग परिचित ही होंगे इसके बारे में, तो डिटेल्स मैं और आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों इसके बाद एक और काम आता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो DRCC का है। दोस्तों DRCC क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। DRCC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, इसे शॉर्ट में हम लोग DRCC बोलते हैं। दोस्तों तो जैसे ही हम लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे हमने मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया, और आगे हमें जो प्रोसेस है, आगे की जो प्रोसेस हमें फॉलो करना है, उसके लिए हमें DRCC जाना होता है। दोस्तों ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर होता है वहाँ पे एक DRCC केंद्र है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का DRCC कहाँ है, आपको वहाँ जाना होता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद आपका जो रिसीविंग मिलेगा, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको वहाँ वेरिफिकेशन के लिए DRCC ऑफिस जाना होता है, तो उसे MPA कहा जाता है। तो MPA के लिए आपको जो ऑफिस है DRCC का, वहाँ जाना होता है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, और यहीं पे आपको जो भी जानकारी और डिटेल्स में चाहिए वो सारा यहीं से प्रोसीड होता है, तो इसी को DRCC कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद जो अभी कुछ डाउट होंगे मन में कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या है और इसका कंडीशन क्या है, तो दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी हम देखते हैं। तो इसमें बताया गया है, आवेदक बिहार राज्य, अन्य राज्य अथवा केंद्र से संबंधित नियामक एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हो या नामांकन के लिए चयन हो। दोस्तों कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी एडमिशन लिए हैं, जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, तो वो जो नेशनल या फिर राज्य का हुआ या फिर जो केंद्र सरकार का है उसके द्वारा जो UGC इस तरह का, फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जैसे कुछ भी एक संस्था है, उसके तहत ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी एक वेरीफाइड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लिए हैं तो ही आपको ये लोन मिलेगा। दोस्तों उसके बाद में आपको जो सेकंड एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं, आवेदक बिहार का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यानी दोस्तों अब जो आवेदक है, यानी मैं कैंडिडेट हूँ और मुझे लोन लेना है, तो मैं जब भी पास होऊंगा वो बिहार के ही किसी भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट होना चाहिए 12th, और तभी हमें ये लोन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जगह से पास आउट हैं और दूसरे स्टेट के हैं तो आपको ये लोन मिल जाएगा। आपको बिहार का होना चाहिए, और बिहार में ही किसी जो जगह है, यानी कोई भी जगह डिस्ट्रिक्ट में आपका जो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से आपको पास आउट होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद एक और जो क्राइटेरिया है वो देख सकते हैं, आवेदक को अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण या किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो।
यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको कहीं से और एजुकेशन लोन नहीं मिला हुआ होना चाहिए। अगर कहीं अलग से एजुकेशन लोन मिल चुका है तो उनको यहाँ से एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके बाद आवेदक की तिथि, जो आवेदक की आयु है जो बता दें आपको 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन आपको 25 वर्ष मिनिमम एज है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपको आवेदन वेरीफाइड नहीं किया जाएगा। दोस्तों उसके बाद हम और भी जो कोर्स लिस्ट है इसके बारे में जानते हैं कि हमें कौन से कोर्स वाले को ये ऋण मिलता है। तो आपको बता दें कि हायर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले जैसे आपका बीएससी है, बीए है, उसके बाद में बीकॉम है, उसके बाद जितने भी टेक्निकल फील्ड में जितने भी कोर्स हैं जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, उसके बाद इंजीनियरिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, मेडिकल के लाइन में एग्रीकल्चर हो गया, फार्मेसी हो गया। दोस्तों तो इस तरह से एमबीबीएस है और भी बीसीए है, यानी कि जितने भी आपको प्रोफेशनल कोर्स हैं, मैनेजमेंट कोर्स हैं, लॉ के कोर्स हैं, तो ये सारे कोर्स अप्रूवल है। लगभग कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जो 12th का बाद छूटा हुआ है। सारे कोर्स के लिए ये एजुकेशन लोन आपको मिलता है। तो यही सारी बातें बताई गई है कि विभिन्न व्यावसायिक तकनीकी पाठ्यक्रम यानी टेक्निकल एजुकेशन, उसके बाद में इंजीनियरिंग है, उसके बाद एमबीबीएस है, उसके बाद प्रबंधन है, निधि विधि है यानी मैनेजमेंट और लॉ के कोर्स हैं, उसके बाद मेडिकल के कोर्स हैं। तो सारे कोर्स के लिए ये जो एजुकेशन लोन है वो दी जाती है। दोस्तों उसके बाद एक और जो डाउट मन में होता है कि यदि किसी आवेदक ने बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य से 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो क्या वह आर्थिक युवाओं के बल के अंतर्गत किसी योजना का लाभ उठा सकेगा। तो योजना का लाभ उठाने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें बताया गया है कि जो स्टूडेंट है वो बिहार के किसी शिक्षण संस्थान से 12th की परीक्षा पास की हो, उसी को ये जो लोन है वो मिलने वाला है। दोस्तों उसके बाद एक और मन में डाउट होता है ऑनलाइन आवेदन भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ऑनलाइन जब अप्लाई करोगे आप तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने नहीं होते हैं, बस थोड़े से डिटेल्स उसमें से डालना होता है। तो इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं है। जब मैं ऑनलाइन भरने के लिए फॉर्म बताऊँगा तो आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो बताया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कहाँ पे कमी रह जाती है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं सफलपूर्वक आवेदन भरने के पश्चात जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र यानी डीआरसीसी पर कितने दिनों के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल देते हैं और आपका फाइनली सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आप डीआरसीसी जा सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। आप कोई भी दिन 30 दिन के अंदर आप वेरीफाइड एप्लीकेशन को करवा सकते हैं, ये इसका रूल है। आप किसी भी दिन चले जाएं और मतलब छुट्टी के दिन छोड़कर आप किसी भी दिन 30 दिन के अंदर चले जाएं और वहाँ पे आपका जो वेरीफाइड है वो डीआरसीसी के थ्रू एप्लीकेशन को फिलअप करते समय जो एक बात और उठती है वो आवेदक और सह आवेदक का उठता है। दोस्तों इसमें होता है अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट का नाम डालना। तो आवेदक का नाम जो आप आवेदन कर रहे हैं वो हो गया, और सह आवेदक में आप अपने घर के कोई गार्जियंस को दे सकते हैं, जैसे अपने माता या पिता में से किसी एक को दे सकते हैं। उसके बाद दादा या दादी का भी दे सकते हैं। पर दोस्तों होता है क्या कि आपको उनका नाम देना होता है जो आपको ऋण चुकाने में मदद करे, यानी लोन देने में आपकी हेल्प करते हैं, यानी जिनके साथ आप मिलकर लोन को फिलअप करेंगे उनका नाम सह आवेदक में आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपको समझनी चाहिए। दोस्तों ऐसे अब जब ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करने की डिटेल्स बताऊंगा तो आपको ये सब अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे, तब तक के लिए आप ये सोच लें। दोस्तों अब बात है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एमपीए कराते वक्त डीआरसीसी में। दोस्तों जैसा कि आपको बताया मैंने कि आपको ऑनलाइन करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, और जब एमपीए के लिए आप डीआरसीसी में जाते हो एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद तो वहाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 10th 12th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद में ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसका रिसीविंग लगेगा। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो अप्लीकेंट और को अप्लीकेंट दोनों का पैन कार्ड देना होगा, और अगर आप ऑफलाइन डीआरसीसी में जाकर डायरेक्ट अप्रूवल अप्लाई करते हैं तो आपको बिना पैन कार्ड के भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो डीआरसीसी ऑफिस हैं वो बिना पैन कार्ड के भी आपका एप्लीकेशन ले लेते हैं।
परंतु जब भी आप ऑनलाइन करोगे तो आपको पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए दोनों का, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों का दो दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। उसके बाद में आधार कार्ड चाहिए दोनों का, एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट, आवेदक एवं सह आवेदक का। उसके बाद बैंक पासबुक चाहिए आवेदक एवं सह आवेदक का। और दोस्तों बैंक पासबुक में आप अपने माता पिता दोनों को लेकर जाएंगे, दोनों का बैंक पासबुक आप लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो आपको वहाँ पे मांगा जाएगा। तो आप बैंक पासबुक अपने माता पिता दोनों का लेकर जाएंगे। उसके बाद में कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो 1 साल के अंदर का बना हुआ होना चाहिए, और वो लेकर आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। उसके बाद आपको, अगर आप डिसेबल्ड कोटा के हैं तो आपको DQ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में एक जो सर्टिफिकेट होता है वो बोनाफाइड होता है, और दूसरा में फी स्ट्रक्चर होता है। अब दोस्तों बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर कहाँ से बनेगा दोस्तों? तो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, पॉलिटेक्निक हो, आप चाहे कोई भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहाँ से आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ से एक फी स्ट्रक्चर आपको बनवाना होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर तो कैसा, आपको जो मैं बताया कि बोनाफाइड कैसा होता है और फी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दोस्तों बोनाफाइड आप देख सकते हैं, इस तरह का बोनाफाइड का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे तो वहाँ रजिस्ट्रार आपका रेफरेंस नंबर देगा और यहाँ पे डेट फिलअप कर देगा। दोस्तों ये GC गया का है और उसी का फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे देना है अपना डेबिट के तरफ को देना है, सारी चीज़ फिलअप करना है, नेम देना है, यहाँ फादर्स नेम देना है, एड्रेस देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, क्लास रोल नंबर देना है। उसके बाद जब आपका यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, ब्रांच फिलअप करना है। तो ये सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सारे सेशंस वगैरह फिलअप कर देना है, और फिलअप करके जब आप सबमिट करोगे तो रजिस्ट्रार आपका 2 से 3 दिन में ये आपको साइन मुहर करवाकर पूरी तरह से आपको फिलअप कर जो डिटेल्स है वो वेरीफाइड करके आपको दे देगा दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से एक एप्लीकेशन लिखकर आपको फी स्ट्रक्चर की मांग करना है। तो फी स्ट्रक्चर आपको फिर से कॉलेज वाले रजिस्ट्रार होंगे वो आपको इस तरह का देंगे दोस्तों। यहाँ फिर से रेफरेंस नंबर होगा और यहाँ पे आपका डेट होगा, फिर से उसके बाद रोल नंबर, ये सब सेशंस वगैरह लिखे जाएंगे, जो भी फादर्स नेम, आपका नेम, जो भी यहाँ फिलअप करना है वो सारे फिलअप करके आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो फ़ी है वो टोटल एडमिशन फ़ी कितने होते हैं, एग्जामिनेशन फ़ी सेमेस्टर वाइज आपको होंगे, हॉस्टल और मेस का जो फ़ी होगा वो यहाँ पे लिखे देंगे। और उसके बाद में अगर आप आउटसाइड में रहते हैं तो उनका जो फी स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे डिटेल्स होगा। उसके बाद यहाँ साइड में टोटल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में स्टेशनरी बुक्स वगैरह के लिए आपको यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो फ़ी डिटेल्स है वो बनेगा, और लैपटॉप के लिए अलग से आपको फ़ी डिटेल्स रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाएगा कि आपको जितना का फी स्ट्रक्चर बनाया गया है। दोस्तों आप जितना का फी स्ट्रक्चर सबमिट करोगे आपको उतना ही लोन अप्रूवल होगा। लोग फी स्ट्रक्चर बनवाते समय ध्यान रखेंगे, आप जितना का फ़ी देंगे उसी तरह से आपका लोन, आपको जो DRCC है वहाँ से अप्रूवल होगा दोस्तों। यहाँ पे फिर से सारे डिटेल्स है वो फिलअप हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है और प्रो इंचार्ज का सिग्नेचर है। ये सारे काम ऑफिशियली होते हैं। तो बस आपको ये डिमांड करना है, बस आपको लिखित एक एप्लीकेशन ब्लैंक पेज पे देना है कि सर मुझे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए लोन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे एक डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड चाहिए। तो ये लिखकर आपको अपने HOD से वेरीफाइड करवा के रजिस्ट्रार में जमा करना है। उसके बाद रजिस्ट्रार आपका काम करके 2 से 4 दिन के अंदर ये दे देगा फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड। दोस्तों बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, और ऑलरेडी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, मार्कशीट, उसके बाद में कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सारे आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये आपका जो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लोन के से रिलेटेड है दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं उन्हें कितना लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों लोन आपको बता दें, टोटल अप टू 4 लाख का लोन मिलता है।
उसमें भी आप जितना का फी स्ट्रक्चर देंगे उतना का ही लोन अप्रूवल होगा, और लैपटॉप का राशि अलग से होगा तो वो उसी फी स्ट्रक्चर में आपका कॉलेज वाले इंक्लूड करके देंगे। दोस्तों ये जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कॉलेज में हो जाएगा तो ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर में फिलअप होता है दोस्तों। तो उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि आप फिलअप करके डीआरसीसी में जमा कर दिया और आपको वहाँ से तुरंत से 4 लाख का आपको चेक काट के दे दिया, ऐसा भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से प्रोसेस है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपके लिए लाऊंगा तो उसमें डिटेल्स आपके बताऊंगा कि आपको किस तरह से फिलअप करना है, उसके बाद क्या क्या होता है दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि लोन आपको 4 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बिना कोई ब्याज का है दोस्तों। 4 साल आपको बिना, जो कोर्स है 4 साल को, तो आप फ्री में 4 साल आप यूज कीजिए। 5वें साल आपको नौकरी के लिए यानी जॉब आपको ढूंढना है, जॉब के लिए आपको छूट दी जाती है। और उसके बाद अगले साल यानी 5 साल के बाद आपको जो बॉयज स्टूडेंट हैं वो उनको दिया जाता है 4% का ब्याज आपको रिटर्न करना होता है। और जो गर्ल्स होते हैं और डिसेबल्ड कोटा के स्टूडेंट हैं और शायद SC ST हैं उनको 1% का ब्याज देना होता है। तो दोस्तों ये सारे जो डिटेल्स है वो आपको जब लोन अप्रूवल होगा तो ये सारे डिटेल्स आपको बताए जाएंगे डीआरसीसी सेंटर पे। और मैं भी आपको बता दिया अगर रिटर्न करना पड़ा तो दोस्तों, अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार, उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन है वो माफ़ कर देंगे। आप देख सकते हैं CM बोले हैं गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, इसी के मकसद से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक की लोन की सुविधा दी है, जिसमें लड़कों को 1 और लड़कियों को 1 और लड़कों को 4% ब्याज पर लोन दिया जाता है दोस्तों। और छात्र छात्राएं इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं, चिंता ना करें, आगे लोन हम माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों ये बात बिहार के मुख्यमंत्री CM नीतीश कुमार बोल चुके हैं, और समय अगर सही रहा तो वो बहुत सारे स्टूडेंट का लोन माफ़ भी करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको नहीं डरना है, पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ी भी कमाओगे, जॉब अगर थोड़ी भी होगी तो आप आराम से दे दोगे, इस पर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो आप लोग को अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर लोन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको जो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद क्या क्या करवाना होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।